हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के अंदर में सेकंड चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं और इस चैप्टर को शुरू करने के बाद में हम पहले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले इससे क्या होगा कि दोनों फायदे हो जाएंगे अपन के कि अपना जो सिलेबस है वो भी आगे बढ़ता रहेगा और जो पिछला चैप्टर जो हमने कर लिया है उसका रिवीजन भी क्या होगा, साथ साथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो क्या है, वह है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है और गाउस का नियम पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर के अंदर में दो क्वांटिटीज को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है कि क्या, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगर हम इस विद्युत फ्लक्स को ये क्या है अगर इसको अगर समझ जाए तो फिर इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है इसको समझने के लिए। सिर्फ इस वाले विद्युत फ्लक्स के ऊपर क्या है, ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। ठीक है, तो इस विद्युत फ्लक्स को हम आज समझेंगे कि ये विद्युत फ्लक्स आखिर में है क्या। और उसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपने जो चैप्टर 1 में पढ़ा और जो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में, इन दोनों में जो आप पढ़ोगे उनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, जो पहला जो चैप्टर है आपके पास में, ठीक है, जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर में आपने जो पढ़ा है, जो विद्युत क्षेत्र जो आपने निकाले वहां पे सिर्फ बात हुई है किसकी, एक बिंदु आवेश की, कि जो भी आवेश उपस्थित है चैप्टर नंबर 1 में वह सिर्फ एक पॉइंट पर है और जिस पॉइंट पर आवेश है, मान लो यहाँ पे कोई आवेश है तो यहीं से हमें क्या निकालना है, किसी भी पी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, या अगर आपके पास में कोई द्विध्रुव है तो उसमें दो आवेश होंगे, एक हमारा पॉजिटिव आवेश होता है यानी यहाँ पे Q होता है, यहाँ पे माइनस Q होता है, ये भी एक पॉइंट पे रखे हुए होते हैं तो इन्हीं से हम इसकी वजह से निकालते और इसकी वजह से निकालते, दोनों को ऐड करते थे। तो जो भी कुछ बात है वो सिर्फ किसकी है कि किसी एक बिंदु पर आवेश रखा हुआ है और उसकी वजह से विभिन्न स्थितियों में हमने क्या ज्ञात किया है, विद्युत क्षेत्र की गणना की है। ठीक है, हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला है, हमने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला है। ठीक है, द्विध्रुव को रखने पर जो उसके ऊपर बल आघूर्ण लगता है वो सब हमने देखा है। इस चैप्टर नंबर 2 में जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, चैप्टर 2 में जो आवेश होगा किसी भी वस्तु पर वह एक बिंदु पर नहीं होगा, वह जो भी वस्तु होगी उस वस्तु के ऊपर सतत रूप से वितरित होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सतत रूप से वितरण कैसे होता है। ठीक है, सतत रूप से क्या होगा, वितरित होगा। मतलब अगर ये कोई वस्तु है तो इस वस्तु के सिर्फ यहीं पे आवेश नहीं होगा, आवेश इसकी हर जगह पर होगा। इसके पूरे पृष्ठ पर ये जो आवेश है वह वितरित होगा और इस पूरे आवेश जो इसकी पूरी सतह पर वितरित है इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। मान लो कोई एक लंबाई है आपके पास में किसी तार की, उसको हमने एक पॉइंट पर आवेश नहीं दिया, सभी जगह पर आवेश है, ये सब धन आवेश है आपके पास में। ठीक है, अगर हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो ये पूरी चार्ज हो चुकी है। अब इसकी वजह से किसी पी पॉइंट पर, मान लो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, तो इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से बहुत सारे क्या निकलेंगे, विद्युत क्षेत्र निकलेंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये ऐसे करके जाएगा। तो ये सभी जो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं निकल रही हैं तो इनको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि सभी की वजह से विद्युत क्षेत्र पी पॉइंट पर क्या होगा। और पहले चैप्टर में क्या था, सिर्फ एक बिंदु पर था और हम क्या कर लेते, ज्ञात कर लेते। यहाँ पे एक बिंदु नहीं है, बहुत सारे बिंदुओं पर क्या है, बहुत सारा आवेश है, तो हमें सभी के द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि जो गाउस ने जो नियम दिया है उसकी हेल्प से हम इस पूरे आवेश की वजह से क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो गाउस का नियम पढ़ने से पहले हमको क्या सीखना है, विद्युत फ्लक्स को सीखना है। ठीक है, तो आप समझ गए कि चैप्टर 2 में जो आवेश होगा वह पूरी वस्तु पर वितरित होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ, वस्तु जितनी भी होंगी उसके ऊपर सभी जगह पर आवेश होगा और उस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे दोनों चैप्टर्स के अंदर में। ठीक है, अब पढ़ते हैं जरा ये विद्युत फ्लक्स है क्या। विद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले
आपको एक टर्म और पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं सदिश क्षेत्रफल, या इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्षेत्रफल सदिश। अपन इसको पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये क्षेत्रफल सदिश क्या है, फिर उसके अगर ये हमने पढ़ लिया तो हम समझ पाएंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल सदिश क्या है। भौतिक विज्ञान के अंदर में क्षेत्रफल को हम क्या मान के रखते हैं, एक सदिश राशि मान के रखते हैं। क्या मान के रखते हैं, एक सदिश राशि मान के रखते हैं। मान लो ये आपके पास में कोई पृष्ठ है इस तरीके से, इसका जो क्षेत्रफल है वो एस है, सरफेस। ठीक है, जो इसका पूरा सतह का जो क्षेत्रफल है वो हमने क्या मान लिया, एस मान लिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है इसका, एस है। तो यानी एस क्षेत्रफल का आपके पास में कोई पृष्ठ है, तब क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल को हम क्या मान रहे हैं, एक सदिश राशि मानकर चल रहे हैं। अगर सदिश राशि है तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी, दिशा जरूर होगी। अगर क्षेत्रफल को सदिश राशि मान रहे हैं तो क्षेत्रफल की क्या होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए। ठीक, तो इस चैप्टर के अंदर में जो कोई भी आप पृष्ठ लेंगे, ठीक है, वह जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह कैसी राशि माना जाएगा, सदिश राशि माना जाएगा। और उसकी क्या होगी, एक दिशा होगी। तो उस दिशा को कैसे व्यक्त करना है, बस इतना सीखना है। फिर तो कोई भी पृष्ठ आप लीजिए, कैसा भी आप पृष्ठ लीजिए, उसमें जो दिशा होगी वह हमेशा उस पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत होगी। ठीक है, कोई सा भी आप पृष्ठ लीजिए, कि मान लो अगर आप इसको पृष्ठ मान लेते हैं, ये वाला जो पृष्ठ है आपके पास में, तो जो सदिश क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो इस पृष्ठ पर जो लंब डाला जाएगा उसके अनुदिश होगी। अगर इसके ऊपर लंब इस तरीके से डालेंगे तो इस क्षेत्रफल की दिशा किधर है, ऊपर की ओर, लंबवत। हमेशा क्या रहेगी, लंबवत रहेगी, चाहे आप इसको कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, अगर इसको नीचे कर दें तो भी लंबवत कहां जाएगा, नीचे जाएगा, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप सपोज करो कि हमने क्या किया कि ये पूरा पृष्ठ था अपने पास में, और हमने इसके अंदर एक छोटा सा एक अवयव ले लिया, एक अल्पांश ले लिया है। अगर ये पूरा एस है तो इसको मान लेते हैं डी एस। ठीक है, इस अल्पांश की अगर हमें दिशा को व्यक्त करना है तो अपन कैसे करेंगे कि यहीं से एक लंब डालेंगे ऊपर की ओर। ठीक है, और ये जो लंब आपने डाला है, ये जो लंब आपने डाला है इसी को अपन बोलते हैं क्या, डीएस वेक्टर। यानी अल्पांश क्षेत्रफल डीएस को जो व्यक्त किया जाता है वेक्टर फॉर्म में, वो डीएस से किया जाता है। और डीएस की जो दिशा होती है वह पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, अगर मान लो कि अगर ये आपके पास में कोई एस पृष्ठ है और इसके लंबवत हमें दिशा ज्ञात करनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक एस वेक्टर हो जाएगा, और इसके लंबवत क्या हो जाएगी, एक दिशा हो जाएगी। ये आपकी एन कैप से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये इसकी किसको व्यक्त कर रहा है, दिशा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो दिशा कहाँ है, पृष्ठ के लंबवत। आप इस लाइन को इस तरीके से खींच के लाओगे तो लंबवत पड़ेगा। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है दोनों के बीच में, ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो सदिश क्षेत्रफल सिर्फ आपको इतना समझना है कि सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर जो दिशा जाती है उसे हम सदिश क्षेत्रफल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सदिश क्षेत्रफल क्या है कि क्षेत्रफल को हम एक सदिश राशि मानकर चलते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर में। ठीक है, और जब ये हमारी एक सदिश राशि है तो उसकी कोई दिशा होगी। तो सिर्फ आपको सीखना है कि क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो कोई भी आप पृष्ठ लीजिए, उस पृष्ठ पर जो लंब डलेगा वह उसकी दिशा होगी। ठीक है, अब कोई सा भी पृष्ठ लीजिए, मान लो आपने ये वाला पृष्ठ लिया हुआ है तो इसके ऊपर लंब कैसे डलेगा, ये। ठीक है, अगर आपने ये वाला पृष्ठ लिया हुआ है तो इस पर लंब कैसे डलेगा, ये। ठीक है, तो ये लंब होगा इसके ऊपर। तो हमको क्या सीखना है कि यहां से और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। हमेशा लंब डाल देना बस आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
और इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपकी एक पीडीएफ बना के मैं अपने अभी हैंड रिटन भी लेके भेज दूंगा आप लोगों को। तो पीडीएफ बना के आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे, या मैं टाइप करके भेज दूंगा जैसे ही मेरे को सुविधा लगेगी। तो आप इसके नोट डाउन कर लेना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे इसके नोट्स। तो देखो विद्युत फ्लक्स को समझते हैं। इस विद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? फाई से डिनोट करते हैं। इसको विद्युत फ्लक्स को किसको डिनोट करते हैं? फाई से करते हैं। इसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक बोलते हैं और इसको फ्लक्स बोलते हैं, इसीलिए इसके सिंबल के नीचे हम ई लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? कि विद्युत फ्लक्स है किसी भी पृष्ठ से, ठीक है, अगर कोई पृष्ठ है, अगर उस पृष्ठ को हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित कर दें तो उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखें कि किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, जितनी भी किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी, ठीक है, उस गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, मान लो ये आपके पास में कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, हमने क्या सीखा है कि इससे अभी इस जो प्लस क्यू आवेश होता है उससे जो विद्युत क्षेत्र होता है वह लंबवत बाहर की ओर जाता है। तो मान लो यहां से कोई विद्युत क्षेत्र निकल रहा है इसके अंदर से। ठीक है, ये पीछे भी आ रहा होगा लंबवत इसके। और यहां पे इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर में हमने क्या किया कि किसी एक पृष्ठ को अंदर रख दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया क्या है? S1। फिर इसी के समीप में हमने एक और पृष्ठ रखा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल मान लिया वो कितना है? S2 है। ठीक, तो हमने क्या सीखा है कि किसी पृष्ठ को जब विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं और इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं उससे आपको पता चलेगा कि इसका फाई कितना है और इसका फाई कितना है। तो अगर मान लेते हैं कि इससे जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो φ1 है और इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या है? φ2 है।
तो आप चित्र के अनुसार देख रहे हो कि पहले पृष्ठ से क्या कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, आपकी 3 रेखाएं गुजर रही हैं, और जो H2 यानी दूसरा पृष्ठ है उससे एक रेखा गुजर रही है। तो आपको इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो φ1 है वो ज्यादा है और φ2 क्या है, कम है। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि WKT की विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो यहां पे जो φ1 है वह क्या है, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, या आप यहां पे लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स। और आपका φ2 क्या है, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो φ1 है पहले पृष्ठ से, φ2 है पहले पृष्ठ से, डिफाइन ऊपर लिखा हुआ है, रेखाओं की संख्या के हिसाब से हम बता पा रहे हैं। तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि चित्रानुसार जो आपका φ1 है वो ग्रेटर देन है किससे, φ2 से। ठीक है, तो इतना ये डिफाइन है किसका, विद्युत फ्लक्स का। अभी अपन को क्या करना है कि आखिर में जो φ1 जो है, ये हमने तो ये इतना तो सीख लिया है कि विद्युत फ्लक्स है क्या, कि किसी भी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या सीखना है कि इसका मान कितना होता है आखिर में। ठीक है, हमने जैसे कि कूलॉम के नियम पढ़ा था कि अगर दो आवेशों को, दो स्थिर आवेशों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है। वो बल कितना होता है वो किसने बताया, कूलॉम ने बताया कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से हमने विद्युत फ्लक्स को पढ़ लिया है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वह कितना होगा, इसका अपन क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना करो, इसके बाद हम इसका मान निकालते हैं। अब इसमें एक चीज और समझ लो कि आप चित्र से ये देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र में जो प्लस क्यू आवेश से जैसे जैसे अपन दूर चलते चले जाएंगे, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे अगर पास आ रहे हो तो क्षेत्र और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो आपका फ्लक्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, देखो पास है तो 3 रेखाएं गुजर रही हैं, दूर जा रहे हैं तो एक ही रेखा है, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे से दूर चलते चले जाते हैं, हमारा फ्लक्स का मान क्या करता है, कम होता जाता है। ठीक है, चलो अभी अपन देखेंगे इसका विद्युत फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो इनको, और नहीं तो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको एक पीडीएफ के रूप में नोट्स भी मिल जाएंगे, आप वहां से उनको नोट डाउन कर सकते हो, आप समझ सकते हो यहाँ पे, और साथ के साथ नोट भी कर सकते हो अगर आपका टाइम बचाना है अपना तो। ठीक है, तो देखो विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है,
आपने उस डायग्राम में, पिछले डायग्राम को अगर आप देखो तो आप देख रहे होंगे कि अगर कोई पृष्ठ है तो उससे जितनी ज्यादा रेखाएं गुजरेंगी उतना ही उससे क्या होगा, उसका फ्लक्स होगा। ये मान लो ई वेक्टर, ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र ये जा रहा है, ये एस है। तो अगर हमें फ्लक्स अगर ज्ञात करना है किसी भी पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा, तो ये जो पृष्ठ है वो किन चीजों के ऊपर निर्भर करेगा, जो आपका सॉरी फ्लक्स है वो तो ये तो विद्युत क्षेत्र के ऊपर करेगा कि विद्युत क्षेत्र कितना जा रहा है, और इस बात के ऊपर भी निर्भर करेगा कि कितने पृष्ठ से जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये आपका विद्युत क्षेत्र है पूरा, अब अगर आप इसमें इतना छोटा वाला पृष्ठ रखते हो तो इससे एक दो तीन चार चार रेखाएं गुजर रही तो फ्लक्स कम होगा। अगर आप इसी की जगह पे अगर आप इससे भी बड़ा कोई पृष्ठ रख दो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो और ज्यादा होगा, है कि नहीं है। ई तो दोनों के लिए सेम था, बट हमने इसको S1 मान लो और इसे S2 मान लो, तो S2 से ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा बजाय S1 से। तो जो फाई है वो दो चीजों के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, क्या कि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है और उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र का मान है वह कितना है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि यदि किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में, किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तथा उस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जरा इसको ध्यान से समझेंगे। डिफाइन अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, बस इसको समझो। जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है आपके पास में, ठीक है, और इस पृष्ठ से इस तरीके से कोई विद्युत क्षेत्र जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है ऐसे करके। इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर से, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमने क्षेत्रफल मान लिया है कितना है, एस है, जो भी पृष्ठ रखा हुआ है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो हमने सीखा है क्या कि फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो ई चाहिए कितना है, और वो चाहिए कि जिस पृष्ठ को लिया जा रहा है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, दो चीजों को लेना है अपन को। तो देखो जरा कि ये अपना एस है, ठीक है,
तो जो सदिश क्षेत्रफल है इस पृष्ठ का, तो उस सदिश क्षेत्रफल को बनाया कैसे जाता है कि जो भी पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के अंदर में उसके ऊपर लंब खींचते हैं, लंब डालेंगे तो इसके ऊपर लंब इस तरीके से डलेगा। तो इसको अपन देख सकते हैं कि इस पृष्ठ के ऊपर जो लंब डलेगा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं क्या, एस वेक्टर, इसका जो लंब है। या अब मान लो आप पूरे पृष्ठ से नहीं ज्ञात कर रहे हो, ठीक है, आप ज्ञात कर रहे हो किससे कि इस पूरे पृष्ठ के छोटे से अल्पांश से, मान लो ये, ठीक है, ये कितना क्षेत्रफल है इसका, ds, क्योंकि ये पूरा हमारे पास है पृष्ठ कितना है s, इसको मान सकते हैं अपन क्या, ds। तो इस ds वेक्टर पे लंब डालेंगे अपन, ये डलेगा लंब, तो ये s वेक्टर ना होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds वेक्टर, ठीक है। इसको को ऊपर लिख लेना है, ये क्या हो गया अपने पास में ds वेक्टर, ठीक है। और इसी ds की जो दिशा है वह ये है एन कैप्स, इससे करके लिख सकते हो, लंबवत ही होगी। तो अब देख पा रहे हो कि ये जो आपका सदिश क्षेत्रफल है, जो अल्पांश आपने लिया है ds, वह विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर है, ये वाला अगर कोण अगर आप बात करो, इसकी अगर ये बात करो, ये वाला जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में वह कितने डिग्री का बन रहा है, मान लो थीटा डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो अब तो अगर आप यहाँ पे अल्पांश ले रहे हो और ये आपके पास में ई वेक्टर है, तो ds का जो लंब डलेगा वह इस डायरेक्शन में डलेगा, ऐसे करके ये जो मैंने डाला है, तब जो आपका फ्लक्स होगा फाई बराबर, उसको किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, जो विद्युत क्षेत्र है वह, ठीक है। और जो भी आपने सदिश लिया हुआ है, ठीक है, सदिश क्षेत्रफल क्या है, ds वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। कौन कौन सा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और ds वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, विद्युत फ्लक्स। और जब भी डॉट प्रोडक्ट को हटाया जाता है तो क्या आता है, cos थीटा आता है। ये हमने 11वीं क्लास में सीखा था कि अगर दो सदिश हैं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, तो इसको हम लिखते हैं क्या, ए बी cos थीटा परिमाण के रूप में। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन दोनों के बीच में तो ये आता है क्या, ए बी साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस होगा तो साइन और डॉट होगा तो कॉस, ठीक है। ये हमने टॉर्क वाले में भी देखा था जब हम विद्युत द्विध्रुव को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, फाई की वैल्यू निकलेगी ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझते तो एक बात और समझो कि विद्युत क्षेत्र हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर ये ds वेक्टर है, ये cos थीटा बना रहा है किससे, मतलब थीटा एंगल बना रहा है किससे, विद्युत क्षेत्र से। तो ये ds इधर है, ये थीटा है। अगर आप इसको इसके रेस्पेक्ट में अगर आप वियोजित करोगे तो इस डायरेक्शन में इस ds का कौन सा वेक्टर आएगा, ये सॉरी कौन सा फैक्टर आएगा, इसका आएगा ds cos थीटा, ठीक है। तो आपका फ्लक्स है क्या, जो विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है वह कितने पृष्ठ से होकर गुजर रहा है उसका क्षेत्रफल का अगर आप गुणा कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स है क्या कि अगर किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं उसका मतलब ई वेक्टर यानी उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है उस क्षेत्र की, और जिस पृष्ठ से गुजर रहा है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, दोनों का गुणा कर दो आपको फ्लक्स पता चल जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई, पृष्ठ जिससे गुजर रहा है वो विद्युत क्षेत्र, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है वो हमने क्या मान रखा एस। अगर अल्पांश है तो हम क्या मान सकते हैं, इसको एक अल्पांश ले सकते हैं इसको, और उसको हम क्या कर देंगे ds, दोनों का गुणनफल आपके किसके बराबर होगा, फ्लक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज और समझनी है, जब हमारा अल्पांश है ds तो छोटा पृष्ठ है तो इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स भी छोटा होगा, अगर बड़ा पृष्ठ है तो बड़ा होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये डी फाई की वैल्यू है, ठीक है।
अच्छा, तो हमें तो भैया पूरा फ्लक्स चाहिए, तो पूरा फ्लक्स निकालने के लिए अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा इस डी फाई का हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, और यहां पे हम क्या लगा दें, एस। क्यों, क्योंकि हम पूरे पृष्ठ से निकाल रहे हैं इस वजह से। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा यहां लिख देंगे अपन। तो ये फाई बराबर आ जाएगा आपके पास में क्या, डी फाई की वैल्यू क्या है, ई डी एस कॉस थीटा। ये आ गया आपका किससे, ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ से। तो मैं समराइज कर देता हूं आपको कि विद्युत फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, कि यदि किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तथा उस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ये डायग्राम बनाएंगे अपन, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये पृष्ठ रखा हुआ है, इस पृष्ठ में हमने एक अल्पांश ले लिया है डीएस, डीएस पर लंब डालेंगे, ये रहा, यही इसकी डायरेक्शन होगी, जो कि थीटा कोण बना रहा है किससे, विद्युत क्षेत्र से। ये डीएस वेक्टर कोण बना रहा है क्या, थीटा, किससे, विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, तो इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह कितना होगा, वह होगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, डॉट को हटाएंगे cos थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास में क्या आ गया, डी फाई आ गया। हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ से, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, जब इतने से छोटे से डी फाई गुजर रहा है, पूरा चाहिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई, डी फाई की वैल्यू पुट कर देंगे ई डी एस cos थीटा, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना फ्लक्स गुजरेगा कहां से, इस पूरे पृष्ठ से। ठीक है, बस इतना अपन को क्या करना है, इसके अंदर सीखना है। ठीक है, एक बात और सीख लो आप यहीं पे, क्या, कि फाई बराबर, आप इसको देखो, ई और cos थीटा तो कांस्टेंट है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई cos थीटा, और इंटीग्रेशन किसका है, ds का। तो ds का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब हमें पूरा क्षेत्रफल चाहिए, s क्या है, क्षेत्रफल ही तो है, ds का मतलब क्या है, अल्पांश। अगर ds का अगर हम समाकलन करेंगे तो मतलब हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो इस ds की जगह पे सिर्फ क्या लिख सकते हैं अपन, s लिख सकते हैं, और इसको अगर अरेंज करें तो इसको लिखा जा सकता है क्या, ई एस cos थीटा। ठीक है, ये लाइन और जोड़ लेना आगे, तो आपका फाई आ गया संपूर्ण पृष्ठ से ई एस cos थीटा। ठीक है, इतना आपको करना है, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे। हो गया, चलो वीडियो को रोक के कर लिया करो। अब अपन देखते हैं कुछ फ्लक्स की विभिन्न स्थितियों में, अगर हम पृष्ठ को रखें विद्युत क्षेत्र के अंदर में, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो जरा देखो, विशेष स्थितियां, हमारा फाई कितना निकल कर आया है, यानी विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई हमारे पास में आया ई एस cos थीटा।
ठीक है। और आप इसको कहां से लेकर आए हो, आप इसको लेकर आए हो ई डी एस कॉस थीटा से। डी एस का समाकलन करेंगे तो एस बन जाएगा, तो ये हो गया ई एस कॉस थीटा। आप देख रहे हो कि अगर हमारा विद्युत क्षेत्र ई और एस अगर कांस्टेंट है, मतलब हम ना हम विद्युत क्षेत्र को बदल रहे हैं और ना हम उस पृष्ठ को बदल रहे हैं जो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। हम सिर्फ बदल किसको रहे हैं, हम बदल रहे हैं थीटा को। तो थीटा अगर हमारा मान लो पहले कंडीशन में, मान लो ये केस नंबर 1 है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब हमारा फाई कितना होगा, तब फाई बराबर होगा ई एस कॉस थीटा, मतलब कॉस 0, और फाई की वैल्यू आएगी आपके पास में क्या, ई एस। ठीक है, कब, जब थीटा बराबर 0 है। थीटा क्या है, सदिश क्षेत्रफल जो डीएस वेक्टर है तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। तो इसमें ये इस स्थिति में ये हमारा जो एस है वो रखा किस तरीके से है, जरा ये अपन को देखना है। ठीक है, तो मान लो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है, तो हमें पता है कि थीटा 0 पर कॉस मैक्सिमम होता है। तो हमें क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स थीटा बराबर 0 डिग्री पर मैक्सिमम निकलेगा। और मैक्सिमम कब निकलेगा इससे, कि जब इस पृष्ठ को कुछ इस तरीके से इसके सामने रखा जाए। अगर ये वाला मान लो हमारा एच क्षेत्रफल है, अगर इसको इस तरीके से रखेंगे तो इससे पूरे पृष्ठ से क्या गुजरेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेंगी, यहां से लेकर यहां तक पूरे से क्या गुजरेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेंगी, ऐसे करके अगर इसको रखा जाता है तो, या मान लो ऐसे करके रखते हैं तो देख लो पूरे पृष्ठ से क्या गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा, मैक्सिमम कंडीशन में है ये। अगर आप इसको क्या करते चलो, आप इसको ऐसे ऐसे करके घुमाते हुए चलो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या करती जा रही है, घटती जा रही है। और आप इसको ऐसे लाके रख दोगे तो आप देख रहे हो कि इससे कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं गुजरेगा। तो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र कब गुजरेगा, जब ये इस तरीके से होगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत अगर ये रख दें हम इस पृष्ठ को, तो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र गुजरता है। तो यहां पे हम इस तरीके से अगर किसी पृष्ठ को रख दें इसके अंदर, ठीक है, ये अपने पास में क्या रखा हुआ है, कोई पृष्ठ रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, एस है। तो इसके ऊपर अपन क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ये ई वेक्टर है, हमको क्या चाहिए, एक एस वेक्टर चाहिए। मान लो अगर आप इसको अल्पांश मान भी लेते हैं, यहाँ पे एक अल्पांश लेते हैं, इस जगह पर अपन एक अल्पांश लें, और इस अल्पांश पर अगर हम लंब डालें तो लंब किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये अगर ds है तो ये आपके पास में क्या होगा, ds वेक्टर होगा। और इस संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ को अगर बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। देखो, अगर इस पृष्ठ को अगर आप इस तरीके से रख दें, ठीक है, विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पृष्ठ पर जो लंब डलेगा वो कैसे डलेगा, इस तरीके से तो लंब डलेगा, ऐसे तो लंब डल नहीं सकता ना, ये तो उसके समांतर हो जाएगा। हमारा पृष्ठ कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो इस पूरे पृष्ठ से क्या गुजर रहा है, फ्लक्स गुजरेगा, तो ds वेक्टर किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। ठीक है, तो लंब ऐसे डलेगा ऐसे करके, ना कि ऐसे करके लंब डलेगा। ऐसे लंब डालोगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लंब ये वाला डलेगा इसके ऊपर ऐसे करके। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इस कंडीशन में कोण कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, क्या बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। तो हमें पता है कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू कितना होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, या अगर हम डी फाई की बात करें तो ये क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यही तो पढ़ा है हमने पिछले वाले टॉपिक में। तो हमारा फाई यहां से कितना आ जाएगा,
इसको हम सिर्फ ds का हम समाकलन करेंगे, ये दोनों तो कांस्टेंट है, ds का क्या होगा s हो जाएगा, तो ये आ जाएगा es cos थीटा। ठीक है, और आप जानते हो क्या कि cos थीटा मतलब cos 0 है, तो ये आपका फाई कितना निकल कर आएगा इस केस में, es निकल कर आएगा, जो कि हमारे पास में ये आ रहा है। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री की कंडीशन में पृष्ठ को कैसे रखा जाता है, इस तरीके से। ठीक है, कैसे रखा जाएगा, इस तरीके से। तो इस पर लंब कैसे डलेगा, इस डायरेक्शन में। विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है। दोनों की जो दिशाएं हैं वो कैसी है, सेम है। जब दोनों दिशाएं सेम हो जाएंगी, ये भी इसी डायरेक्शन में है, सदिश क्षेत्रफल भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो इस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम निकलेगा। आप इसको मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, ये जो आया है आपका, ये मैक्सिमम है। ठीक है, अब या तो ये लिख लो या ये वाला लिख लो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, बस यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री, इसीलिए cos थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, इसे जल्दी से लिख लो। आप चाहो तो सिर्फ वही लिख सकते हो। तो केस नंबर 1 क्या है इसका, जब थीटा बराबर 0 डिग्री है तब विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कितना निकलता है, फाई बराबर ES मैक्सिमम होता है। केस नंबर 2 पढ़ते हैं जल्दी से। तो देखो केस नंबर 2 में क्या है, थीटा कितना हो, 90 डिग्री, तब विद्युत फ्लक्स। तो इस कंडीशन में आपका डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखो, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें पृष्ठ को ऐसे करके रख रहे हैं अपन। पहले हमने पृष्ठ को ऐसे करके रखा था, अभी कैसे रख रहे हैं, ऐसे करके रख रहे हैं, इसके समांतर रख दिया हमने पृष्ठ को। ठीक है, तो अब इस पर जो लंब डलेगा वो ऐसे करके डलेगा, तो लंब इसका कैसे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर मान लें एक सदिश, ये अगर अपना पूरा S है और इसे मान लें DS, तो इस पे लंब ऊपर की ओर जाएगा क्या, DS वेक्टर। ये अपने पास में क्या है, E वेक्टर की दिशा है। तो देखो ये विद्युत क्षेत्र गुजर ऐसे करके, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कोण बनता है ना, ये हमें पृष्ठ से नहीं लेना है, उस ds वेक्टर से लेना है, जो ds वेक्टर लंबवत जाता है पृष्ठ के, उन दोनों के बीच में है कोण। ध्यान रखना है, इस चीज को भूल नहीं जाना है। तो कितना कोण बन रहा है ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच में, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप जानते हो कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, या किसी अल्पांश से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, वह होता है E ds cos थीटा d फाई। अगर अपन को फाई चाहिए तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा E ds cos थीटा, ये हो जाएगा हमारे संपूर्ण पृष्ठ से। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है, ES cos थीटा निकल कर आती है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू, आपके पास में क्या हो जाएगा, ES cos 90। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, और एक ये है आपके पास में, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर छोटे से निकाल रहे हैं तो EDS cos थीटा, अगर पूरे से निकाल रहे हैं तो ES cos थीटा। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फाई बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, ये न्यूनतम है। इस कंडीशन में जो फ्लक्स गुजरेगा कैसा होगा, न्यूनतम होगा। कब, जब आप पृष्ठ को इस तरीके से रखोगे, वह विद्युत क्षेत्र के का हो, समांतर हो, ऐसे करके पृष्ठ को रखोगे विद्युत क्षेत्र में, तो न्यूनतम फ्लक्स गुजरेगा, मतलब गुजरेगा ही नहीं, नगण्य के बराबर।
अगर आप इस पृष्ठ को इस तरीके से रखेंगे तो मैक्सिमम रखेगा, क्योंकि वो पूरे पृष्ठ से होकर गुजरेगा यहां से लेकर यहां तक। अगर आप उसको ऐसे या ऐसे करके रखोगे तो पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा नहीं, वो ऊपर से गुजर रहा है, यहां से गुजर जाएगा, यहां से गुजर जाएगा, पर इस पृष्ठ से नहीं गुजरेगा। ठीक है, अगर आप मान लो कि अगर इसको कैसे रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है, तो जब इस तरीके से रखेंगे तो ऊपर से फ्लक्स गुजर जाएगा ऐसे करके, और फिर नीचे से भी गुजर जाएगा, यहां से बहुत कम फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, लगभग क्या आता है, जीरो आता है इस कंडीशन में। तो ये दो केस हैं, ये आपको क्या करने हैं, सीख के रखने हैं। अगर आपको अगर केस नंबर तीसरा देखना है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस इसमें क्या है कि जब क्या हो, किसी भी थीटा पर हो, जब पृष्ठ किसी कोण थीटा पर हो, इन दोनों के अलावा, तब क्या होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इस कंडीशन में मान लो ऐसे करके आपने क्या रख दिया है, पृष्ठ को रख दिया है, ऐसे करके पृष्ठ रख दिया हमने इसमें। ठीक है, ये हमारा क्या है, ई वेक्टर है, इसको हमने एस मान लिया। यहाँ पे मान लो कोई हम एक अल्पांश ले लेते हैं, पहले हम अल्पांश से ज्ञात कर लें, फिर हम संपूर्ण पृष्ठ से ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा मान लो ds है, तो ये पृष्ठ थोड़ा तो ऐसे करके है, तो इसका जो लंब जाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ये जाएगा अपने पास में क्या, ds वेक्टर। ठीक है, मतलब पृष्ठ पूरा ऐसे करके टिल्टेड है, तो ये टिल्टेड करके जाएगा। अगर इसको सीधा करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, सीधा इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर आप इसको समांतर कर दोगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब आप इसको ऐसे सीधा करोगे ऐसे करके, तो पहला वाला केस आ जाएगा, और जब आप इसको इस तरीके से कर दोगे तो ये समांतर हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर किसी कोण थीटा पर है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लक्स गुजरेगा वो डी फाई बराबर सिर्फ इस अल्पांश से वह कितना होगा, ई जो विद्युत क्षेत्र है, ds जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और कॉस में थीटा जो इन दोनों के बीच में बन रहा है। अगर पूरे से निकालना है तो उसका क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा ई ds cos थीटा, और ये क्या होता है, ई एस cos थीटा। जो भी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये आगे। अब थीटा की वैल्यू रखते जाओ, मान निकालते जाओ। अगर 90 डिग्री है तो जीरो आएगा, अगर 0 डिग्री है तो सिर्फ ई एस आएगा। ठीक है, ये विभिन्न स्थितियों में हम क्या करते हैं, फ्लक्स को गुजारते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और समझना है आपको, नोट के तौर पे सीख लो कि फ्लक्स ऋणात्मक कब होगा और फ्लक्स धनात्मक कब होगा। धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही हैं, यानी निर्गत जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, यानी जो निर्गत फ्लक्स होता है किसी भी पृष्ठ से, निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है। ठीक है, और प्रवेशित फ्लक्स जो होता है, जो प्रवेश करता है किसी पृष्ठ में, वो ऋणात्मक होता है। जैसे मान लो ये आपका कोई पृष्ठ है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर जा रही हैं,
ठीक है, और यहां से क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो ये प्रवेश कर रही है रेखाएं, तो इस पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होगा हम उसको बोलते हैं फाई इन, और इसको बोलते हैं क्या, फाई आउट। तो जितनी रेखाएं अगर इसके अंदर जा रही हैं तो जो भी फ्लक्स निकलेगा उससे हम उसको कैसे लेंगे, उसको हम लेंगे ऋणात्मक, और जो आउट जाएगा बाहर की ओर जाएगा उसको हम लेंगे क्या, धनात्मक। तो इतना तुमको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। ठीक है, और आप इसको एक तरीके से समझ सकते हो, अगर कोई माइनस क्यू आवेश है तो हमें पता है कि उसमें जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह अंदर की ओर आती हैं, और कोई धनात्मक आवेश होता है तो उससे जो क्षेत्र रेखाएं आती हैं वह बाहर की ओर लंबवत जाती हैं, यहां से कहा जाएंगी, लंबवत जाएंगी बाहर की ओर। ठीक है, ऐसे करके मान लो। ठीक है, तो मान लो इससे संबंधित अगर यहाँ पे अगर आप कोई प्रश्न रखते हो तो इस प्रश्न से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे अंदर की ओर आ रही हैं, और यहाँ पे कोई अगर आप प्रश्न रखते हो ऐसे करके तो इस पृष्ठ से रेखाएं कहाँ जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं। तो ये वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारा पॉजिटिव फ्लक्स होगा, और ये वाला जो फ्लक्स होगा इस पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होगा वह नेगेटिव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर में कोई भी जो क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही हैं, अंदर की ओर अगर जा रही हैं तो नेगेटिव, अगर पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अगर प्रवेशित फ्लक्स मतलब प्रवेश करने वाली जो रेखाएं हैं तो वो क्या आएंगी, नेगेटिव। निर्गत का मतलब क्या है, बाहर की ओर जाना। तो बाहर जो रेखाएं जाएंगी जिस भी आवेश या जिस भी क्षेत्र से, वो फ्लक्स हमारा क्या होगा, वह धनात्मक विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ऋणात्मक की कहानी है। ठीक है, आप इसको लिख लो एक बार, जितना भी वीडियो में आपको समझाया गया है। अगर आप यहां से नहीं भी लिख पाते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपकी पीडीएफ में पहुंच जाएंगे वो नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी है। ठीक है, तो आप वहां से लिख सकते हो। तो ये विद्युत फ्लक्स की कहानी है। ठीक है, सदिश क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ के ऊपर कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर जो लंब डाला जाता है उस लंब की दिशा में जो सदिश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश क्षेत्रफल बोलते हैं। और लंब की जो दिशा होती है वह उसकी क्या होती है, दिशा होती है। परिमाण तो उसका पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और दिशा क्या होगी, लंबवत। बस इतना समझना है। कोई भी पृष्ठ होगा, क्षेत्रफल कितना है, मान लो 20 मीटर स्क्वायर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसी पृष्ठ के ऊपर लंबवत। ठीक है, अगर ये पृष्ठ है आपका तो इसका जो क्षेत्रफल है वो तो आप ज्ञात कर ही लोगे। अगर दिशा की बात करें तो इसके ऊपर लंब डाल दो बस, जिधर लंब डालोगे उस दिशा में हो जाएगा। अगर ऐसे लंब है तो ये ऐसे, अगर ये ऐसे हो जाएगा तो लंब ऐसे आएगा, अगर ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा तो ये ऐसे करके आएगा। लंब हिलना नहीं है, लंब हमेशा लंब डला रहेगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये इसके पृष्ठ पे क्या है, लंब है। सदिश क्षेत्रफल की सिर्फ आपको सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी, कोई भी पृष्ठ होगा उसके ऊपर लंब डालना है बस। लंब जिस डायरेक्शन में डल जाएगा मतलब वो आपका सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन कल देखते हैं। ठीक है, यहां तक कर लेना है आपको, और आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, घबराना नहीं है। लेक्चर नहीं तो थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए अभी आप इतना रखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन पहले चैप्टर के।